मेरा नाम रागिनी है। मैं सोनपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पति के साथ मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी जिंदगी एक अजीब तरह का मोड़ ले लेगी और फिर सारी जिंदगी मुझे हर खुशी के लिए तरसना होगा। सोनपुर जैसे गांव में हमारा छोटा सा घर था और यहाँ हमारी छोटी छोटी कोशियाँ ही हमारे लिए मायने रखती थीं। उस शाम मैं खाना बना रही थी और मेरे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कब मैं उनको जल्द से जल्द खाना पका करके दे दूं, क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। हम लोग रात का खाना जल्द ही खा लिया करते थे। मेरे पति ठेले पर सब्जी बेचा करते थे और वो सुबह के सवेरे सब्जी का ठेला लेकर निकल जाते थे। रात को सारी सब्जी उनकी जब तक बिक जाती थी तभी वो घर के अंदर दाखिल होते थे। मैं काम से फ्री होने के बाद अपने बच्चों के पास जाकर बैठ गई। मेरा छोटा बेटा जो 6 साल का था खुशी से बोल उठा कि माँ, पिताजी कब आएंगे? मैंने कहा बेटा, पिताजी आते ही होंगे। मेरा बेटा कहने लगा माँ, फिर तो पिताजी आज मेरे लिए बूंदी के लड्डू लेकर आएंगे। मुझे बूंदी के लड्डू खाने हैं। रोज मुझसे पिताजी कहते हैं कि वो मेरे लिए बूंदी के लड्डू लेकर आएंगे, पर वो लाते ही नहीं हैं। लेकिन आज पिताजी ने कहा था कि रात को वो पक्का मेरे लिए बूंदी के लड्डू लेकर आएंगे। तभी मेरा बड़ा बेटा कहने लगा, माँ, फिर तो पिताजी मेरे लिए भी खिलौने वाले साइकिल लेकर आएंगे। उसके बाद मेरा बड़ा बेटा धीरू भी कहने लगा, और मेरे लिए पिताजी कार लेकर आएंगे। हे ना माँ, मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम सब लोगों की मर्जी का सामान लेकर आएंगे, बस थोड़ा इंतजार तो करो। लेकिन बच्चे बड़ी बेसब्री से अपने पिता के घर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी मेरी नजर घड़ी पर गई। रात के 8 बज चुके थे और मेरे पति अभी तक घर नहीं आए थे। मेरे माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। मेरे पति के लिए तो फिक्र करनी जरूरी भी थी। मेरे पति हमेशा रात को काम से घर लौटते समय अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पिया करते थे, और अभी 1 हफ्ते पहले की बात है जब मैंने अपने पति राजू से कहा था कि सुनो जी, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और चौथा बच्चा 4 महीने बाद इस दुनिया में आ जाएगा। प्लीज आप ये सब कुछ छोड़ दो, नहीं तो इसका गलत असर हमारे सभी बच्चों पर पड़ सकता है। अपने आने वाले बच्चों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए और उसके लिए आपको पैसे बचाकर रखना चाहिए। आपको पता है ना कि अस्पताल में भी कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मुझे भरोसा दिलाया था और कहा था कि तुम ठीक कहती हो, अपने बच्चों के लिए मैंने एक भी पैसा नहीं जोड़ा। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि अब से मैं अपने बच्चों के बारे में सोचूंगा, उन्हें अच्छे संस्कार दूंगा और शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। मेरे बच्चों को मैंने खाना खिलाकर सुला दिया था, लेकिन जब मेरा सबसे छोटा बेटा वो सो ही नहीं रहा था, बाहर से तेज तेज कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सर्दियों के दिन थे। मैं दरवाजे पर खड़े होकर अपने पति की राह तक थी तो चारों तरफ से मुझे सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था। काफी देर हो गई थी, लेकिन मेरे पति अभी तक घर नहीं आए थे। मैं जैसे ही घर में आकर अपने बच्चों के पास लेट गई और अपने छोटे बेटे को तसल्ली देने लगी कि बस पिताजी घर आते ही होंगे। इतनी ही देर में हमारे घर का दरवाजा बजने लगा। मैं फौरन उठी और मैंने जाकर दरवाजा खोला। ये क्या था? हमारे दरवाजे पर तो पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस को देखकर मैं घबरा गई। मेरे दिल में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। किसी तरह हिम्मत जताकर मैंने कांपते हुए शब्दों में पूछा कि क्या बात है साहब? उन्होंने कहा कि राजू का घर यही है। मैंने कहा, जी साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना साहब? मेरी आवाज में एक अजीब सा डर था। पुलिस इंस्पेक्टर ने खामोशी खत्म की और सीधी तरह मुझे बताया कि आपके पति की मृत्यु हो गई है। शराब के नशे में रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय उनका संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि उन्हें सामने से आ रही ट्रेन का अंदाजा ही नहीं हुआ। हमने उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। आप कल सुबह वहां जाकर सारे कागज के काम पूरे करके उनकी लाश वहां से ले जाना। इतना कहकर पुलिस वाले वहां से चले गए थे, जबकि मेरे कदम वहीं पर जमकर रह गए थे और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं दरवाजे का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों को मैं क्या जवाब दूंगी कि उनके पिता कहाँ चले गए? एक सवालों का तूफान मेरे दिल में घूम रहा था और मैं अपने पति के बिना इतनी लंबी उम्र कैसे गुजारूंगी? बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभालना था और अपने पति का अंतिम संस्कार किया था,
लेकिन इसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से उजड़ गई थी। जो थोड़े बहुत पैसे मैंने बचाकर रखे थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। लगभग 1 महीना इसी तरह से गुजर गया था। मैंने अपने बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से संभालना था। बच्चे रोज अपने पिता को याद किया करते थे, मगर मैं उन्हें क्या बताती कि उनके पिता कभी वापस नहीं आ सकते। बड़ी हिम्मत जुटाकर आसपास के घरों में मैंने काम मांगना शुरू कर दिया था, लेकिन किस्मत ने मुझे यहाँ भी धोखा दिया। गर्भवती होने के कारण लोग मुझे काम देने से मना कर दिया करते थे। मेरी हालत देखकर ही लोग कह देते थे कि तुम खुद इतनी कमजोर हो, हम तुम पर बोझ नहीं डालना चाहते, बच्चा पैदा करने के बाद आना। लेकिन इस समय मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी। मेरे बच्चे भूखे थे, मेरा बड़ा बेटा बीमार हो गया था, जबकि छोटे दोनों बेटे अपने पिता को याद करते रहते थे। मैं अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार था और वो मुझे हसरत भरी नज़र से देख रहा था, लेकिन मेरे पास उसको ठीक करने के लिए दवाई के भी पैसे नहीं थे। दूसरी ओर मेरे दोनों छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे और बार बार मुझसे खाना मांग रहे थे। माँ, बहुत तेज भूख लग रही है, खाना दे दो। वैसे मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया था, मैं खुद भी भूखी थी। पानी पीकर अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर रही थी। अपने बच्चों की बेबसी देखकर मेरा दिल बहुत दुहक रहा था कि आखिर मैं किस तरह से अपने बच्चों की भूख मिटाऊं। मेरी आंखों में आंसू झलक रहे थे और मैं सोचती कि मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही हूँ। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाकर एक फैसला किया और मैं अपने पति की जगह ठेले पर सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ी। गांव के सारे ही लोग मुझे ठेला ले जाते हुए बड़े घोर गौर से देख रहे थे, लेकिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे माथे पर पसीना छलकने लगा और पैरों से जान खींचने लगी और उसी समय में चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। वहां पर मौजूद लोगों ने जब मुझे बेहोश पड़े देखा तो फौरन पास के ही अस्पताल पहुंचा दिया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा मौजूद है। अब मेरे 4 बेटे हो गए थे। मेरे चौथे नंबर वाला बेटा बहुत ही खूबसूरत, रंग गोरा और बेहद मासूम था। मैंने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और रोने लगी। सोचने लगी कि ये बच्चा कैसी किस्मत लेकर इस दुनिया में आया है। इस केस दुनिया में आने से पहले ही इसका पिता इसे छोड़कर जा चुका है। उस दिन जिस अस्पताल में मैं एडमिट थी, वहीं पर प्राइवेट वार्ड में एक महिला के बेहद रोने की और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो जोर जोर से कह रही थी कि कहाँ है मेरा बच्चा, मुझे अपना बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा लाकर दो। पता नहीं वो कौन औरत थी, शायद बेचारे का बच्चा उसे छीन चुका था। मैं ये सोच रही थी कि न जाने कुदरत भी अपने कौन कौन से रंग दिखाती है। उस औरत की आवाज पर मेरा दिल तड़प उठा था और मैं अपने बेटे को बार बार प्यार करती थी कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ, ऊपर वाले ने मुझे 4 बेटे दिए हैं। इस बार मुझे बेटी की उम्मीद थी, लेकिन जब मैं अपनी किस्मत की तरफ देखती तो सोचती कि अच्छा हुआ कि बेटी नहीं हुई। अक्सर बेटियों की किस्मत खराब होती है। थोड़ी देर बाद उस औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज बंद हो गई थी। शायद डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया था। फिर मुझे बाद में पता चला कि ऊपर वाले ने उसकी गोद पूरे 10 साल बाद भरी थी। फिर भी उसके बच्चे की मौत हो गई और अपने बच्चे की मौत की खबर सुनकर उस औरत की कंडीशन ठीक नहीं थी और वो औरत अपने बच्चे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए उसके पति को कोई ना कोई व्यवस्था करनी होगी। अस्पताल में इसी मामले में हलचल थी। थोड़ी देर गुजरी कि एक नर्स मेरे पास आई। मैंने उसे जिद की कि डॉक्टर, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चों का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। वो अकेले घर में भूखे प्यासे होंगे, मुझे याद कर रहे होंगे। मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। नर्स ने कहा कि रुको मैडम, अभी प्राइवेट वार्ड में है, वो मैं पहले उनसे बात करके आती हूँ। नर्स इस प्राइवेट वार्ड में चली गई जहाँ पर वो महिला थी जिसके बच्चे की मौत हो चुकी थी और उसका पति बेहद अफसोस में था। नर्स ने उनको मेरे बारे में जाकर बता दिया था। तभी डॉक्टर दौड़ती हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अभी हम तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकते। मैंने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ दिया और कहा कि मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, घर में खाने को भी कुछ नहीं है जिससे वो अपना पेट भर ले। इस दुनिया में मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं है, मुझे घर जाना ही होगा। उस समय नर्स बोली, लेकिन अस्पताल की फीस। ये कहकर नर्स तो खामोश हो गई थी,
लेकिन डॉक्टर ने उसे खामोश रहने के लिए ही कहा। डॉक्टर को शायद मुझ पर दया आ गई थी। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अपने घर जा सकती हो, और मैं अपने मासूम से बच्चे को गोद में उठाकर बड़ी मुश्किल के साथ घर पहुंची थी। मुझे बस यही फिक्र थी कि मेरे बच्चे खाने के इंतज़ार में मेरी राह देख रहे होंगे, बेचैन होकर तड़प रहे होंगे, भूख से बिलख रहे होंगे। उनके रोने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने सोचा कि घर पहुंचने से पहले मुझे अपने बच्चों के खाने का बंदोबस्त करना होगा। बच्चे मेरे लिए आस लगाए हुए होंगे। मैंने सोचा कि शायद आस पड़ोस के लोग मेरी मदद कर देंगे, इसलिए मैं बड़ी आस के साथ अपने आस पड़ोसियों के घर का दरवाज़ा खटखटाने के लिए चली गई। मैंने जैसे ही एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला था, जो हमारी पड़ोसन थी। मेरा हाल देखकर वो कहने लगी कि खुद का पेट पाल नहीं सकती और 4-4 बच्चे पैदा कर लिए। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और शर्मिंदगी भी आ गई थी। पर मैं क्या करती? मैंने हाथ जोड़कर कहा कि बहन, बस बच्चों के लिए एक समय का खाना दे दो। मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद रहूंगी। लेकिन वो औरत शायद पत्थर की बनी थी। उस पर तो मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने तो मेरी रिक्वेस्ट को भी इग्नोर कर दिया और मेरे मुंह पर ही धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद मैं हर घर की चौखट पर गई, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ और मुझे धुतकार कर वहां से भगा दिया गया। हर कोई मेरी गरीबी और मजबूरी का मुझे ताना मार रहा था। मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या गरीबी इतनी बड़ी सज़ा है कि इंसान के अंदर से इंसानियत ही मर जाती है। मैं अपना चेहरा लटकाकर खाली हाथ घर वापस लौट आई थी। जब मैं घर के दरवाजे तक पहुंची तो अचानक मुझे हैरानी हुई, क्योंकि अंदर से मेरे बच्चों की हंसी की आवाज़ आ रही थी। मैं सोच में पड़ गई और जल्दी से घर के अंदर आई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा कि मेरे बच्चों के सामने ढेर सारा खाना रखा हुआ था और थोड़ी देर पहले भूख से तड़पते मेरे बच्चे अब पेट भरकर खाना खा रहे थे। मैं शॉक्ड रह गई थी। मुझे ये सब देखकर तसल्ली और खुशी हुई थी। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो मेरे बच्चों के पास एक आदमी भी बैठा हुआ था, जिन्होंने महंगा सूट बूट पहना हुआ था। मैंने कहा, अब कौन? मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो वो कहने लगा कि बहन, मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया था। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम है, पर जब यहाँ पहुँचा तो आपके बच्चे भूख से रो रहे थे, इसीलिए मैं इन बच्चों के लिए खाना लेकर आया हूँ। मैंने नज़र भरकर अपने बच्चों की तरफ देखा, जो खुशी से खाना खाने में मग्न थे, और फिर हाथ जोड़कर उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। मेरे गोद में मेरा छोटा बच्चा भी मौजूद था। उसने कहा कि आप जिस अस्पताल में एडमिट थी, वहीं पर मेरी पत्नी भी एडमिट है। मेरा बच्चा मर चुका है और मेरी पत्नी बच्चे को गोद में लेना चाहती है। उसकी मानसिक और शारीरिक हालत बहुत खराब है। आज मुझे अस्पताल में पता चला कि आप बहुत गरीब हो। आपके पास घर चलाने का कोई सहारा नहीं है। आप कहो तो मैं रुपया पैसे से आपकी मदद कर देता हूँ, बल्कि मैं तो आपके लिए इस बैग में भर के पूरे 20 लाख लेकर आया हूँ। मैंने चौंक कर उस आदमी की तरफ देखा। मैंने कहा, लेकिन इस दुनिया में बिना मतलब के कौन किसकी मदद करता है? आप भी मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? उस आदमी ने जवाब दिया कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, मेरा भी आपसे एक मतलब है। मैं आपसे यहाँ कुछ मांगने आया हूँ। मैंने गहरी सांस भरी और कहा कि साहब, आपको मुझ जैसे गरीब औरत से क्या चाहिए? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहने लगा, दरअसल मैं आपसे आपका बेटा लेने के लिए आया हूँ। ये बच्चा मुझे दे दीजिए। मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसे इस बच्चे की बहुत ज़रूरत है। इस तरह मेरी पत्नी की गोद भर जाएगी। आपके पास तो पहले ही 3 बच्चे हैं और इस गरीबी भरी जिंदगी में आप अपने बच्चों की किस तरह से अकेले परवरिश कर पाएंगी? मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आप ये बच्चा मुझे दे दो तो मैं इस बैग में बहुत सारे मौजूद पैसे आपको दे दूंगा। देखिए, ये बच्चा मेरी पत्नी को जिंदगी दे सकता है। मेरी पत्नी को ऊपर वाले ने पूरे 10 साल के बाद माँ बनने की खुशी दी थी और फौरन ही ये खुशी उससे छीन भी ली थी। अब ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आपके पास तो प्यार करने के लिए 3 बच्चे पहले ही मौजूद हैं। अगर आप एक मुझे दे दोगी तो मेरी पत्नी की जिंदगी बच जाएगी। इन पैसों से आपको और आपके बच्चों का गुजारा हो जाएगा, जबकि इस बच्चे का भविष्य काफी हद तक संवर जाएगा। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, साहब, एक माँ को अपने सभी बच्चों से बराबर का प्यार होता है। मैं कैसे इसे खुद से अलग कर सकती हूँ? वो आदमी कहने लगा, बहन, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका बेटा मेरे घर चला जाएगा तो आपका भविष्य सुधर जाएगा।
मैं एक बहुत अमीर आदमी हूँ। उनकी बात सुनकर मैं अपनी ममता और मजबूरी के बीच फंस गई थी और फिर अपने दिल को मजबूत करके मैंने अपने सबसे छोटे बेटे को चूमा और उसे उस आदमी के हवाले कर दिया। मैंने कहा, इसे अच्छे से रखना साहब, मैं इसके बिना जीना तो नहीं चाहती, लेकिन मैंने ये सब अपने इन तीनों बच्चों के लिए किया। उसी समय उस आदमी ने अपना वो नोटों से भरा बैग मुझे दे दिया और कहने लगा, अब आप अपने इस बेटे को भूल जाना और इसकी फिक्र मत करना। वो मेरे बच्चे को ढेर सारा प्यार करते हुए अपनी गोद में लेकर घर से निकल गए थे और इधर मैं नोटों का बैग हाथ में लेकर फूट फूट कर रो रही थी। वो आदमी मेरे घर से जा चुका था। मुझे नहीं पता था वो कौन था और मेरे बेटे को कहाँ लेकर गया था। बस मैं इतना जानती थी कि उसके यहाँ मेरे बेटे की परवरिश अच्छी होगी तो उसका भविष्य सुधर जाएगा। वो मुझे पूरे 20 लाख देकर गया था और इन पैसों से मैंने अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया था, घरेलू व्यवस्था ठीक कर ली थी और कुछ समय तक इन पैसों से मेरा और मेरे बच्चों का गुजारा हो गया था और वक्त इसी तरह से गुजर गया था। मेरा सबसे बड़ा बेटा अब 18 साल का हो गया था। भले ही मेरे पास वो पैसे खत्म हो चुके थे जो मुझे साहब देकर गए थे, लेकिन मेरे बच्चों को उनके दिए गए पैसों से अच्छी शिक्षा मिल गई थी। मेरा बड़ा बेटा अब नौकरी करने लगा था, साथ ही साथ वो पढ़ाई भी कर रहा था। उसने घर का बोझ उठा लिया था। उसके बाद मेरे दोनों छोटे बेटे भी कामकाज से लग गए थे। साहब के पैसों से इतना फायदा हुआ था कि कुछ साल आराम से गुजर गए थे, लेकिन उनके पैसे सारे जिंदगी तो हमारे काम नहीं आ सकते थे। मुझे अपने छोटे बेटे की बहुत याद आया करती थी जिसको साहब ले गए थे। वक्त गुजरता गया और जिंदगी में आसानियां आती गईं। मैंने अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छे तरीके से की थी। मेरे दोनों बड़े बेटे वक्त के साथ साथ काफ़ी जवान हो गए थे। पहले एक बेटे ने नौकरी करनी शुरू की, उसने बाकी भाइयों का बोझ उठाया और घर की जिम्मेदारी उठाई। उसके बाद दूसरे बेटे ने भी नौकरी करनी शुरू कर दी थी और उसने भी अपने बड़े भाई के साथ मिलकर घर का बोझ उठाया। मेरे तीसरे नंबर वाला बेटा धीरज ज़्यादातर मेरे साथ रहता था और मुझसे बहुत प्यार करता था। हमारे घर के हालात काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। मेरे बच्चे अच्छा कमाते थे। मेरे तीसरे नंबर वाला बेटा धीरू दिमाग से बहुत कमज़ोर था, इसलिए मैंने उस पर घर की जिम्मेदारियों का ज़्यादा बोझ नहीं डाला था। मेरे दोनों बड़े बेटे शादी के लायक हो गए थे और उन दोनों ने अपने लिए लड़कियां भी पसंद कर ली थीं और वो दोनों अब शादी करना चाहते थे। मैंने सोचा कि अब मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं तो क्यों ना मुझे इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। सारी जिंदगी मैंने अपने तीनों बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखा था। मुझे अपना सबसे छोटा बेटा भी बहुत याद आया करता था और साथ ही मैं अपने पति को भी याद करती थी कि अगर आज वो जिंदा होते तो अपने बेटों की शादी में कितना खुश होते। मैंने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी थी। 2 बहुएं घर में आ गई थीं। बेटे रोज की तरह नौकरी पर जाते थे। मेरी दोनों बहुएं बहुत सुंदर थीं क्योंकि वो हमारे गांव की ही रहने वाली थीं। शादी के कुछ दिन तक तो घर का माहौल बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद मेरी दोनों बहुओं ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। वो छोटी छोटी बातों पर मुझे परेशान किया करती थी। दोनों ही घर का कोई कामकाज नहीं करती थी और हमेशा मुझे इस बात पर ताना देती थी कि मैंने अपने धीरू बेटे को नौकरी पर क्यों नहीं भेजा, क्यों मैं दोनों बड़े बेटों की कमाई खा रही हूँ। शायद वो ये नहीं जानती थी कि इन सब बच्चों के लिए मैंने क्या क्या कुर्बानी नहीं दी थी। मुझे लगा कि मेरे दोनों बेटे तो मुझे समझेंगे, मगर जब रात को उनके पति आते तो वो उन दोनों को मेरे खिलाफ भड़का दिया करती थी। ऐसी ऐसी शिकायतें मेरे खिलाफ लगाया करती थी जो कभी मैंने की भी नहीं थी। उनका कहना होता था कि तुम्हारी माँ सारा दिन अपने छोटे बेटे के साथ बिजी रहती है और हम दोनों घर के सारे कामकाज करते हैं। हमें क्या इस घर में नौकरानी बनाकर लाया गया है। मेरे बेटों ने भी ये नहीं सोचा कि उनकी माँ ने सारी जिंदगी उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने तो फौरन ही अपनी पत्नियों की बातों पर यकीन कर लिया था और वो दोनों मुझसे नाराज रहने लगे थे। मैं बहुओं से बहुत हंसी खुशी बात किया करती थी ताकि बहुओं को किसी बात का बुरा ना लग जाए, लेकिन वो दोनों बहुत चालाक थीं। रात को मेरे बेटों को मेरे खिलाफ भड़काया करती थी और फिर ऐसी हो जाती थी जैसे उन्होंने अपने पतियों को कुछ नहीं बताया। मैं अपनी बहुओं की वजह से बहुत परेशान थी। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ बिगड़ता चला गया।
मेरे दोनों बेटे एक एक करके शहर जा बसे। कहने लगे कि नौकरी करने जा रहे हैं और साथ ही अपनी पत्नियों को भी ले गए। मैंने उनकी जिंदगी में कभी दखलंदाजी नहीं की थी और अभी भी नहीं करना चाहती थी। वो दोनों ही शहर नौकरी करने के बहाने से चले गए, मगर फिर कभी वापस नहीं आए। उन्होंने तो कभी अपनी माँ को पलटकर नहीं देखा। ये भी नहीं सोचा कि माँ के पास उनका एक छोटा भाई भी मौजूद है जो जवान हो रहा है और कभी कभी बीमार भी हो जाता है। माँ भी अब बीमार रहने लगी है, मगर वो दोनों तो मुझे और अपने भाई को छोड़कर चले गए थे। शायद उन दोनों को अपनी माँ और भाई की जिम्मेदारी उठाना अच्छा नहीं लगता था। शहर जाने के बाद उन्होंने अपनी कमाई का 1 रुपया भी यहाँ नहीं भेजा। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि आखिर अपना और धीरू का गुजारा कैसे करूं। मेरा बेटा मुझे परेशानी भरी हालत में देखता तो कहता कि माँ, आप फिक्र मत करो, मैं भी भैया की तरह कोई ना कोई नौकरी कर लूंगा। मैंने कहा, नहीं बेटा, तूने भी अगर नौकरी करनी शुरू कर दी तो तू भी मुझसे दूर हो जाएगा। उसने कहा, माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बेटे का दिमाग ना जाने कैसे एबनॉर्मल हो गया था। वो बचपन से ऐसा नहीं था। शायद वक्त और हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। मैंने सबसे ज्यादा ध्यान अपने दोनों बड़े बेटों की पढ़ाई कर दिया और उनकी सेहत पर दिया। इसलिए मैं धीरू को ज्यादा समय नहीं दे सकी। वो भले ही 24 साल का हो गया था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी 10 साल के बच्चे की उम्र का ही था। मुझे डर लगता था कि कहीं वो दुनिया की इस भीड़ में गुम ना हो जाए। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मेरे सबसे छोटे बेटे से पहले तो मेरे लिए वो था। वो तो मेरे करीब नहीं था, मगर ये बेटा तो मेरे बहुत करीब था। इसे मेरी बहुत फिक्र थी। इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद भी हम दोनों माँ बेटे फिर से अकेले रह गए थे और हमारा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मुझे लगा था कि वो दोनों शहर जाने के बाद नौकरी करने लगेंगे तो मुझे पैसे दिया करेंगे, मगर वो दोनों तो शहर जाने के बाद कभी दोबारा पलटकर वापस ना आए। उनकी पत्नी अभी यही चाहती थी कि वो अपने अपने पतियों को हमसे अलग कर दे और अब वो इसमें कामयाब हो चुकी थी। सुना था कि उनकी जिंदगी शहर में बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन यहाँ हम दोनों माँ बेटे की जिंदगी गांव में बहुत बुरी गुजर रही थी। मेरे वहीं दोनों बेटे तो थे जो नौकरी किया करते थे और अपनी सैलरी लाकर मेरे हाथ पर रख दिया करते थे। पूरे घर का खर्चा मेरे हाथ में था, लेकिन अब तो वो दोनों ही यहाँ नहीं रहते थे तो मेरे पास पैसे कहाँ से आते। घर में जो कुछ जुड़े कटे पैसे रखे थे वो सब भी कुछ दिनों बाद खत्म हो गए। मेरे घर में अब बहुत तंगी भरे हालात चल रहे थे। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। एक दिन धीरू मुझसे कहने लगा कि माँ, गांव की चौक के चाय के होटल वाले चौरसिया चाचा हैं न, सोच रहा हूँ कि उनके पास जाकर काम कर लेता हूँ। मैंने देखा है कि उनके पास एक लड़का काम करता है जो चाय लोगों के पास पहुंचाकर आता है। वो उसको दिन के थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। मैं भी ये काम कर लूंगा। मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगी। वो कहने लगा, माँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं आज काम करने जरूर उनके पास जाऊंगा और तुम देखना, आज रात हम दोनों खाली पेट नहीं सोएंगे। वो मेरा आशीर्वाद लेकर घर से निकल गया था। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, मगर फिर मैंने ये भी सोचा कि वो मेरी बहुत फिक्र करता है। रात के समय जब वो घर आया तो पैसे लेकर आया था। उसने कहा कि देखो माँ, मैं पैसे लेकर आया हूँ। मैंने कहा था ना कि आज रात हम भूखे नहीं सोएंगे। ये रहे पैसे, जल्दी से तुम दुकान से जाकर सामान लेकर आओ और खाना बनाओ। हम दोनों साथ मिलकर खाना खाएंगे। मेरा बेटा सारा दिन चाय के होटल से लोगों की दुकान पर चाय देकर आया था और दुकान के मालिक ने उसे इसी काम के पैसे दिए थे। पैसे ज्यादा तो नहीं थे, दिन में सिर्फ 50 रुपए थे। यही हम दोनों के लिए बहुत थे। मैं दूध और ब्रेड लेकर आ गई थी। मैंने चाय बनाई और हम दोनों माँ बेटे ने दूध ब्रेड से खाकर अपना पेट भर लिया था और हम दोनों सुकून की नींद सो गए थे। अगले दिन फिर से जब मेरा बेटा चाय के होटल पर गया तो आज मुझे उसकी फिक्र नहीं हो रही थी, लेकिन आज उसके जाने के थोड़ी ही देर के बाद एक बड़ी ही खतरनाक खबर घर पर आई थी जिसने मेरा दिल दहलाकर रख दिया था। गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि बहन, तुम्हारा बेटा एक हादसे का शिकार हो गया, जल्दी चलो। मेरी कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। बस मैं जल्दी से भागी चली गई और जब मैंने जाकर देखा तो मेरा बेटा जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसे ऐसी हालत में देखकर मैं जोर जोर से चीखने लगी।
मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, कोई मेरे बेटे को बचाओ। मौके पर वहां पर पुलिस भी आ गई थी और पुलिस ने मेरे बेटे की लाश को अपनी हिरासत में ले लिया। कहा कि इसका पोस्टमार्टम होगा। उस समय मुझे अपने पति की याद आई थी, क्योंकि कुछ इसी तरह मेरे पति की भी मृत्यु हुई थी। मेरा बेटा भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। पता चला कि वो जब घर से चाय के होटल के लिए निकला था, तब न जाने उसे क्या हुआ और वो रास्ता भटक गया। वो सड़क वाले रास्ते पर चला गया था। वहाँ तेज रफ्तार में गाड़ियाँ आती थीं और उन आती हुई गाड़ियों से मेरा बेटा कुचल गया। मुझे अपने इस बेटे की मौत का बेहद अफसोस हुआ था। 4 बेटों की माँ होते हुए भी आज मैं अकेली रह गई थी और अब मुझे माँ कहने वाला कोई भी नहीं बचा था। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे पता था कि मेरा बेटा दिमागी तौर पर कमज़ोर है। मुझे उसे काम पर नहीं भेजना चाहिए था और ना ही उसे अकेला छोड़ना चाहिए था। उसके मरने के बाद मैं अपने आप को उसकी मौत का दोषी ठहराती रही और उसे याद कर करके रोती रही। अब मैं अकेले भूखी प्यासी अपने घर में पड़ी रहती थी। मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं था। मैं दिन ब दिन बेहद कमज़ोर होती जा रही थी। मैं अपने गांव के आसपास के कुछ घरों में काम मांगने के लिए गई थी, तो मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। लोगों का कहना था कि तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो और तुम कोई भी काम करने के लायक नहीं हो। लेकिन अब मैं उन्हें क्या बताती कि मेरी सेहत तो कुछ खाने पीने से ही बनती और कुछ भी खाने पीने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे थे। अब मैंने लोगों के घरों से मांग मांग कर खाना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। अपने गांव में मुझे कोई भी समझने वाला नहीं था। मुझे कुछ भी करके नौकरी करनी थी, पैसे कमाने थे, अपना पेट पालना था, क्योंकि जब तक मेरी सांसें थीं तब तक तो मुझे अपना कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही था। मैं बहुत परेशान थी। आखिर लोगों से मांग मांग कर कब तक खाती। लोग मुझे मांगने पर खाना तो दे दिया करते थे, लेकिन साथ ही साथ ढेर सारी बातें भी सुनाया करते थे। एक दिन हमारे गांव की एक औरत ने मुझे बताया कि पड़ोस वाले गांव में रघुवीर सिंह जी की हवेली है। तुम उनके यहाँ जाकर कोई काम धंधा देख लो। वो लोग तो बहुत ही अमीर हैं, तुम्हें कोई ना कोई काम दे ही देंगे और शायद तुम्हारी मदद भी कर दें। मैंने उसकी बात पर गौर किया और मैं अगले ही दिन रघुवीर सिंह जी की हवेली पर चली गई थी। वहां जाकर मैंने देखा कि उनकी हवेली तो बहुत बड़ी थी। जगह जगह आदमी हाथ में बंदूक लेकर खड़े हुए थे। मैं जैसे ही उनकी हवेली के अंदर गई तो एक नौकरानी ने मुझे रोक लिया। कहने लगी कि तुम कौन हो। मैंने अपने बारे में उसे बताया कि मैं पड़ोस के ही गांव से आई हूँ। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और विनती की कि मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में मालकिन आएंगी तो मैं उनसे तुम्हारी नौकरी के बारे में बात करती हूँ। उसने मुझे थोड़ी देर रुकने को कहा था। मैं वहीं ज़मीन पर एक तरफ बैठ गई थी और अपनी बेबस नज़रों से हवेली को चारों तरफ से देख रही थी। अचानक मेरी नज़र हवेली की एक दीवार पर गई, जिस पर लगी फोटो देखकर मैं हैरान रह गई थी और बीते 19 साल पुरानी यादों में खो गई थी। 19 साल पहले जब ये आदमी मेरे घर आया था और इसने मुझसे मेरा बेटा मांगा था, लेकिन इस फोटो पर तो माला छड़ी हुई थी। मैंने वहां पर मौजूद एक नौकरानी से पूछा कि इस दीवार पर जो ये फोटो लगी हुई है, ये आदमी कौन है। वो कहने लगी कि ये आदमी तो इस हवेली के मालिक है, बड़े साहब रघुवीर साहब के बेटे रघु प्रताप साहब। अफसोस की बात की 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है, लेकिन इनका एक बेटा भी तो है। वो कहने लगे कि हाँ हाँ छोटे साहब रघुराज साहब, वो तो आज ही शहर से गांव आने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में आने वाले होंगे। आज हवेली में उनके आने की खुशी में रात को फंक्शन रखा गया है। तुम नसीब की बहुत अच्छी हो। मुझे लगता है कि मालकिन तुम्हें ज़रूर नौकरी दे देंगी, क्योंकि आज फंक्शन में आसपास के गांव के बड़े बड़े जमींदार, सरपंच और मुखिया लोग आ रहे हैं। जबकि हर साल की छुट्टियों में रघुराज साहब शहर से अपने घर आते हैं, तब इसी तरह से फंक्शन होता है और घर में रौनक लगाई जाती है। आज काम ज्यादा होगा तो मालकिन तुम्हें नौकरी पर रख लेगी, बस वो थोड़ी देर में आती ही होंगी। तुम यहीं बैठे रहो। उस नौकरानी की बात सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने सोचा कि आज मुझे मेरा बेटा देखने को मिल जाएगा। मेरे बेटे का नाम रघुराज है, इतना प्यारा नाम है। मैं वहां अभी बैठी हुई ही थी। इतनी ही देर में अजीब सा शोर गूंजने लगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां आईं और मालकिन को भी जल्दी से बुलाया गया था। एक औरत जिसने बहुत सारे गहने पहने हुए थे, वो अपने हाथ में आरती की थाली लेकर आई और दरवाजे पर खड़ी हो गई।
मैं और बाकी के सारे नौकर सब कुछ खड़े हुए देख रहे थे। गाड़ी से एक बूढ़ा आदमी निकला। नौकरानी ने बताया कि ये बड़े मालिक हैं। उसके बाद एक सुंदर सा जवान लड़का गाड़ी से उतरा था। मैं इसको देखते ही समझ गई थी कि यही मेरा बेटा है। मेरी आंखों में उसे देखकर उसके बचपन का चेहरा घूमने लगा था, जो उसके इस चेहरे से बिल्कुल मैच करता था। मैं बेचैन नज़रों से उसे देख रही थी और सबसे आगे जाकर उसे गले लगाना चाहती थी, क्योंकि यही तो मेरा बेटा था। लेकिन मैं कुछ न कर सकी और सब कुछ वहां खड़े हुए देखती रही। मैं समझ गई थी कि मालकिन वही औरत है जिसकी गोद में मेरा बच्चा डाला गया था। मेरी जगह उसने मेरे बेटे को गले से लगाया तो मुझे उससे एक अजीब सी जलन महसूस हुई थी। मैं ये सब देखकर इतनी खुश हो रही थी कि मेरा बेटा यहाँ कितने ऐश में रह रहा था। उसके आगे पीछे नौकर चाकर थे। वो अपने दादा के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर यहाँ हवेली में दाखिल हुआ था। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने से निकलकर हवेली के अंदर चला गया था और मैं उसे नजर भरकर तक ना देख सकी थी। मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी। फिर उस नौकरानी ने मालकिन से मेरे बारे में बात की तो वो मालकिन मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम्हें नौकरी की जरूरत है। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और कहा, मैं यहाँ कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे नौकरी की बहुत बहुत जरूरत है। तो वो औरत कहने लगी कि अच्छा ठीक है, वैसे भी आज घर में बहुत काम है, तुम उसे काम पर रख लो और इसे काम अच्छे से समझा देना। ये कहकर वो हवेली के अंदर चली गई थी। मैं खुश थी कि अब मुझे यहाँ काम करने के साथ साथ अपने बेटे को देखने का मौका भी मिल जाएगा। वैसे भी मैं अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रही थी। इतने सालों से मैं जो अपने इस बेटे को देखने के लिए तरस रही थी, आज भगवान ने इसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया था। सुना था कि अब वो 2-3 महीने यहाँ रहेगा और उसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाएगा। लेकिन जब तक मैं इसे देखकर अपना दिल भर लेना चाहती थी, मेरी हालत ऐसी हो रही थी जैसे कोई पागल होता है। मेरे कपड़े भी बहुत खराब हो चुके थे। मैंने सोचा कि मैं जब यहाँ काम करती रहूंगी तो धीरे धीरे खुद को ठीक कर लूंगी। कई दिन मुझे वहाँ नौकरी करते हुए इसी तरह से गुजर गए थे। एंड दिन मैं हवेली में फर्श का पोछा लगा रही थी जब मेरा बेटा सामने से फोन पर बात करते हुए चलता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो मेरे आगे से निकला, मैंने उसे धीमी आवाज में आवाज लगाई कि बेटा। उसने फोन हाथ से नीचे रखते हुए फौरन मेरी तरफ पलटकर देखा था। वो कहने लगा कि जी माँ जी, आपको कोई काम है क्या? मैंने कहा, बेटा, मेरा भी बेटा आपकी उम्र का है, क्या मैं आपको बेटा कह सकती हूँ? वो खुश हुआ और कहने लगा कि जी माँ जी, आप बिल्कुल मुझे अपना बेटा कहकर बुला सकती है। उसने जब मेरे फटे हुए कपड़े देखे तो कहने लगा कि आपकी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे आपकी घरेलू स्थिति ठीक नहीं है। मैंने कहा, बेटा, मुझे मेरे दोनों बेटे छोड़कर जा चुके हैं और एक बेटा इस दुनिया से चला गया, जबकि एक बेटा मेरे करीब होकर भी मेरा बेटा नहीं है। इस बात पर उसने चौंक कर मुझे देखा। वो मेरी बात का मतलब नहीं समझा था। उसने इतनी ही देर में अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर मुझे दिए और कहने लगा कि इन पैसों से आप अपने लिए कपड़े खरीद लेना। मैंने उसके पैसे अपने हाथ में लिए ही थे कि इतनी ही देर में मालकिन आ गई और उन्होंने मुझे रघुराज से पैसे लेते हुए देख लिया था। उसी समय उन्होंने उससे कहा कि बेटा, तुम्हें इसे पैसे देने की क्या जरूरत है, हम इसे महीने की सैलरी देते तो है। तभी मेरे बेटे ने उनको जवाब दिया, अरे माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस इनको खर्च के लिए मामूली से पैसे दिए हैं। उसके बाद वह हंसी खुशी मालकिन के गले में हाथ डालकर उनसे बातें करता हुआ वहां से चला गया। लेकिन उस दिन के बाद से ही मैं मौका देखकर रघुराज से बात कर लिया करती थी। उससे बात करके मुझे सुकून मिल जाता था। लेकिन कई बार ऐसा हुआ था कि मालकिन ने मुझे रघुराज से बातें करते हुए देख लिया था तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता था और वो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दिया करती थी। मालकिन अब मुझे हमेशा यही धमकी देती रहती थी। मुझे इसी बात का डर था कि कहीं वो मुझे किसी दिन नौकरी से निकाल न दे और ये बात मेरे बेटे के लिए राज रह जाए कि उसकी माँ मैं ही हूँ। इसलिए मैंने उसे इस बारे में बताना शुरू कर दिया कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे पिता ने कई सालों पहले तुम्हें मुझसे लिया था और वो तुम्हें यहाँ लेकर आ गए थे। बेटा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, मैं अकेली रह गई हूँ। उस दिन मैं रघुराज से ये बात कह ही रही थी जब वहां पर रघुवीर सिंह जी मतलब
हवेली के बड़े मालिक आ गए और उन्होंने कहा, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने जोर जोर से यही बात कहनी शुरू कर दी कि रघुराज सिंह मेरा बेटा है और मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। रघुराज सिंह मुझे फटी फटी नजरों से देख रहा था। मालकिन को भी इस बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने उसी समय मेरा हिसाब करके मुझे नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने नौकरों के हाथ मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं चीखती रह गई, मगर किसी ने मेरी बात का यकीन न किया। मैं दरवाजे पर बैठ के अपनी किस्मत को रोती रही थी, लेकिन काफी समय तक किसी ने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। इस घर के दरवाजे अब मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए थे। उधर मालकिन ने अपने बेटे को समझाया था कि बेटा, तुम इस औरत की बातों की वजह से परेशान मत होना। ये औरत पागल है और ये गरीब लोग, इसी तरह हम अमीर घर के लोगों के घरों में आकर उनके बच्चों पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। मैं तुमसे कहती थी ना कि तुम उसको पैसे मत दिया करो। ये औरत तुम्हें किसी दिन अपने काबू में कर लेगी, और देखो आज ऐसा ही हुआ। मैं तो अपनी किस्मत को रोती हुई अपने गांव वापस आ गई थी और यहाँ मैंने फिर से अपने बेटे के बिना रहना शुरू कर दिया था। मैं पूरी तरह से अकेली रह गई थी, मगर अपने चारों ही बच्चों को बेहद याद किया करती थी कि ऊपर वाले को मुझ पर अभी और सितम करना था। अभी यही बाकी नहीं था, मुझे बीमारी ने घेर लिया था और मैं अपने घर की एक चारपाई पर पड़ी रहती थी। लगभग 1 महीना इसी तरह से गुजर गया था। मैं अपनी जिंदगी के अंतिम दिन गिन रही थी। गांव का कोई इंसान मुझ पर तरस खाकर मुझे खाने को दे जाता तो कुछ मैं खा लिया करती थी, वरना मेरी जिंदगी एक लावारिस लाश की तरह हो गई थी। मैं अपने पूरे परिवार को याद करके रोती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि अब मेरी किस्मत कैसा मोड़ लेगी। मैं दोबारा कभी उस हवेली पर वापस नहीं गई जहां से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया था। लेकिन एक दिन कुदरत ने मेरे साथ इंसाफ किया। जब मैं अपनी चारपाई पर बेसुध हालत में लेटी हुई थी, एक बड़ी सी गाड़ी मेरे दरवाजे पर आकर रुकी। मैंने अपनी धुंधली धुंधली नजरों से गौर से देखा तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि मेरे घर में दाखिल होने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि हवेली के मालकिन और रघुराज सिंह, मतलब कि मेरा बेटा था, जो आज मेरे घर में मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे। उन लोगों को देखकर मैं झट से उठकर बैठ गई थी। मुझे देखते ही मेरा बेटा मेरे कदमों में आकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरे बराबर में मालकिन आकर बैठ गई। मैंने कहा, मालकिन आप यहाँ? उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो रागिनी, मुझे नहीं पता था कि तुम ही हो जिसने कई सालों पहले मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया था। मेरे पति तो मर गए, मगर उन्होंने कभी मुझे ये सच्चाई न बताई कि रघुराज तुम्हारा बेटा है। ये सच्चाई तो हमारे आगे अब भी कुछ दिन पहले ही खुलकर आई है। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हो? मगर आपने तो मेरे कहने पर भी मेरे बात का यकीन नहीं किया था। उन्होंने कहा, मैं क्या तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता? दरअसल मेरे ससुर रघुवीर सिंह जी, उनको अपने बेटे की हकीकत के बारे में सब कुछ पता था कि कई सालों पहले मेरा बेटा मर चुका था। लेकिन वो रघु प्रताप, जो कि मालकिन का पति था, उस रात वो मेरे घर आया और बच्चा अस्पताल के अंदर लेकर दाखिल हुआ तो उन्होंने अपने बेटे से सवाल किया कि ये बच्चा किसका है। तब उनके बेटे ने उनको बता दिया था कि मैं ये बच्चा एक औरत से लेकर आया हूँ। वो बहुत ही गरीब औरत है और उसके बदले में मैंने उसे 20 लाख की रकम दी है। ये राज सिर्फ रघुवीर सिंह और रघु प्रताप सिंह ही जानते थे। कई साल हो गए रघुराज के जवान होने के बाद। रघु प्रताप सिंह तो मर गए, लेकिन उनके पिता के दिल पर एक बोझ था कि वो ये सच्चाई किस तरह से उनकी पत्नी को बताएं। उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम हमारे घर में आकर नौकरी करने लगी तो मेरे ससुर जी ने तुम्हारी बातों से आइडिया लगा लिया था कि तुम रघुराज की सगी माँ हो, और फिर एक दिन मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद से ही मेरे ससुर जी बीमार रहने लगे थे। जब उनका अंतिम समय चल रहा था तो उन्होंने अपने दिल का ये बोझ भी हल्का कर दिया और उन्होंने मुझे बता दिया कि उनका बेटा कई सालों पहले मेरी गोद भरने के लिए एक औरत का बच्चा लेकर आया था, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि रघुराज है, और वो औरत भी कोई और नहीं बल्कि वही नौकरानी रागिनी है जिसको तुमने नौकरी से निकाल दिया था। ये सुनकर मैं शॉक्ड रह गई थी और रघुराज ने भी ये बात सुन ली थी कि उसकी माँ मैं नहीं बल्कि तुम हो। मुझे तुमसे हमदर्दी महसूस हुई। मैंने सोचा कि मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम जैसे गरीब और हमदर्द औरत को मैंने धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया, जिसने मेरी सूनी गोद को भर दिया था। मालकिन रो रो कर मुझसे माफी मांग रही थी। उधर मेरा बेटा भी मुझसे कहने लगा कि माँ,
अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप हमारे साथ हवेली चलोगी और हम सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। मैंने अपने बेटे से कहा कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरी जिंदगी के सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। मेरा बेटा कहने लगा कि माँ, ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि आपको पेट भरकर खाना नहीं मिलता। आपने बहुत सारे दुख झेले हैं, तभी तो आपको बीमारियों ने घेर लिया। मगर मैं आपके साथ हूँ और आपकी जिंदगी में मेरी वजह से हमेशा खुशियाँ आएंगी। मैं कभी आपको दुखों के करीब भी नहीं जाने दूंगा। मेरा बेटा और मालकिन मुझे लेकर सबसे पहले अस्पताल गए। वहां जाकर उन्होंने मेरा अच्छा इलाज करवाया और उसके बाद वो लोग मुझे अपनी हवेली लेकर आ गए थे। उनकी हवेली में आकर मुझे अच्छा खान पान दिया गया। अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए गए। मेरा बेटा आज भी अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता है। जिसको प्यार करने वाली दो माँ हैं। अब मैं सही सलामत हूँ, लेकिन मैं ऊपर वाले की कुदरत पर हैरान हूँ कि वो किसी को निराश नहीं करता। वक्त आने पर हर किसी का हिसाब करता है। ऊपर वाले ने मेरा भी हिसाब साफ कर दिया और अब मेरी जिंदगी में बेहिसाब चैन और सुकून है। मैं अपने बेटे और मालकिन के साथ इस हवेली में सुकून की जिंदगी गुजार रही हूँ। मुझे अपने तीनों बेटों का प्यार तो इस तरह ना मिल सका, लेकिन मेरा ये बेटा, जिसका मैंने अपने उन बाकी बेटों के लिए सौदा कर दिया था, आज वही मेरा ख्याल रखता है और मेरे लिए मेरी जिंदगी का सहारा बन गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।